Hello students, I am Komal Shodhya. I am the faculty of mathematics. Today I teach क्लास 9 चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम नेचुरल सिस्टम के बारे में। इसमें मैंने आपको 1.1 एक्सरसाइज में बताया था कि रेशनल नंबर्स कैसे हम निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे इरेशनल के नंबर्स के बीच में कि इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं और उनको हम नंबर लाइंस पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है पाइथागोरस। उन्होंने अबाउट 400 BC के लगभग उन्होंने रिसर्च किया था कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रेशनल के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते। ठीक है, उनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्ट हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा मिथ्स हो रहे थे कि उनको हम कैसे भी कर ले, लेकिन वो नेचुरल नंबर जैसे हम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहे थे। तो जो नंबर्स रेशनल नंबर्स की तरह रिप्रेजेंट नहीं हो रहे थे, मतलब रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट हो रहे थे, हमने उन नंबर्स को कहा कि वो इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो द नंबर, कोई भी नंबर ले लो, हम A लेते हैं। ठीक है, द नंबर A इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब देखो कोई भी नंबर है, हमने वो नंबर ले लिया, A है वो, हम उसको इरेशनल कब कहेंगे? When A is not represent in the form of P/Q and Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई भी नंबर हम ले, वो नंबर मानो A लिया है, अगर उस नंबर वो अगर इरेशनल नंबर है तो हम उसे इरेशनल नंबर कब कहेंगे? जब वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कैसे रिप्रेजेंट नहीं करेगा? इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अगर कोई नंबर P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता है तो हम उनको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। एडिशनल मतलब रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे रियल नंबर्स। मतलब हम रेशनल नंबर्स को भी रियल नंबर बोलेंगे और इरेशनल नंबर्स को भी रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन समझ में आ गई कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। अब ये एक्सरसाइज यहीं पे डाल लेते हैं कि 1.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले मैंने डिफाइन बताई है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की साइड को। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं तो उनको जस्टिफाई करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट, मैं वो क्वेश्चन नहीं लिखूंगी कि स्टेट एंड वेदर द जस्टिफाई ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, कि कोई भी अगर स्टेटमेंट दी है उसको जस्टिफाई कीजिए। तो इतना टाइम्स नहीं है कि भाई हम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, तो आपको शॉर्ट में बताऊंगी। बाकी आप सीनियर क्लास में हो, बुक से आप खुद भी देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि क्या सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं? एवरी इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर। अभी मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आते हैं? तो जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नहीं होगा और कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसलिए हमने कहा इन ये जो दो कैटेगरीज हैं, इन दोनों को जो डिवाइड किया गया है, किसको? रियल नंबर को डिवाइड कर हमने दो नंबर्स बनाए हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो सारे रेशनल नंबर्स भी हम क्या कहेंगे? रियल नंबर हैं, और सारे इरेशनल नंबर्स भी क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि क्या सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होंगे?
खुद मैंने आपको जस्टिफाई करके पूरा बता दिया, क्योंकि इन दोनों का एडिशन करके रियल नंबर्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सारे रेशनल नंबर रियल नंबर हैं और सारे के सारे इरेशनल नंबर्स भी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी है आपकी, ट्रू। समझ में आ गया आपको? देखो ये नहीं है आप ये कहो कि बस ये लिया और बस ट्रू लिख दिया, बात खत्म। नहीं, जब तक आपको मेथड समझ में नहीं आएगा तो मैथ्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखो अगर किसी को मेथड समझ में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप उसको कैसे भी डिजिट चेंज करके दे दो, कैसे भी क्वेश्चंस दे दो, वो सबको कर सकता है। लेकिन अगर कोई मैथ पढ़ रहा है तो इसका मतलब कि वो रट्टाफिकेशन कर रहा है, तो उससे कोई भी बेनिफिट नहीं है। उसको अगर थोड़ा सा भी हमने डिजिट्स या कुछ भी चेंज कर दिया, क्वेश्चन को अगर अपोजिट कर दिया, मैं इस क्वेश्चन की जगह ये भी लिख सकती हूँ कि क्या एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, तो वो इसी पर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ रट्टा मारा था, उसने सिर्फ मैथ पढ़ा था, उसने मेथड नहीं पढ़ा था। इसलिए आपको मेथड पढ़ना है, आपको मैथ नहीं पढ़ना है, ठीक है? आपको मेथड आना चाहिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन से हर किसी को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट समझ में आ गया। आप देखो सेकेंड क्वेश्चन, इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, तो वो ये कह रहा है कि कोई भी पॉइंट अगर नंबर लाइन पर है, उसको मानो उसने रूट एम से रिप्रेजेंट किया है। एम क्या है, नेचुरल नंबर। तो क्या कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि क्या नंबर लाइन पर कोई भी अगर पॉइंट होगा, एम अगर मतलब रूट एम है अगर, तो रूट एम में अगर नेचुरल नंबर है तो उसको कैसे वो जस्टिफाई, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे या फिर नहीं होंगे। अब पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो every point on the number line, every point on the number line ठीक है, ये ऊपर वाले का है। every point on the number line is in the form root m, where m is a natural number। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर हम m को नेचुरल नंबर लें, नेचुरल नंबर सबको पता है, तो अगर वो ये कह रहा है कि कोई भी नंबर लाइन लो, नंबर लाइन आप सबको पता है, नंबर लाइन क्या होती है, बीच में लिखो 0, उसके बाद 1 2 3, हर नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, सारे रियल नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं। ये -1, इधर -2, आप सबको पता है, इधर साइड डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, इधर साइड इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है? मतलब इधर से आप इधर चलोगे तो वो बढ़ता हुआ क्रम होता है, और आप इधर से अगर इधर करोगे तो वो घटता हुआ क्रम होता है, ठीक है? तो वो ये कह रहा है एम को अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो क्या हर पॉइंट नंबर लाइन पर रूट एम की फॉर्म में होगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमने नंबर नेगेटिव लिया तो वो रूट एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि नंबर लाइन पर सिर्फ हमने जो भी रिप्रेजेंट किया है तो वो कौन से नंबर्स हैं, रियल नंबर। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया सकता, क्योंकि ये हमारे रियल नंबर्स नहीं होते हैं। ये कौन से नंबर्स होते हैं, जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जब चैप्टर आएगा मैं आपको तब बताऊंगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है? तो कभी भी अगर रूट के अंदर माइनस डिजिट आ जाए तो वो आपका रियल नंबर नहीं होता, ठीक है? तो फिर अब देखो वही स्टेटमेंट पाते हैं हम कि m को क्या रूट m की फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर पॉइंट नंबर लाइन पर। क्या रूट m की फॉर्म में होगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को ऐसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स, ठीक है? अब देखो ये स्टेटमेंट क्या है, इसका आंसर क्या है, फॉल्स। फॉल्स क्यों कहा गया है? क्योंकि नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट
नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ऑफ एनी नेचुरल नंबर। अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं तो नेगेटिव नंबर कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होगा। अभी मैंने बताया था कि अगर रूट के अंदर नंबर आ जाता है तो वो हमारा इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर नहीं होता है, मीन्स वो रियल नंबर नहीं होता है। वो कौन सा नंबर होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट समझ में आ गई। सेकेंड में क्या है, अब देखो थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड में वो पूछ रहा है कि क्या जितने भी रियल नंबर होते हैं क्या वो रेशनल हो सकते हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब डिफाइन बताई थी, मैंने कहा था कि सारे छोटे नंबर्स बड़े नंबर में हो सकते हैं, लेकिन सारे बिगर नंबर्स स्मॉल नंबर्स के अंदर प्रेजेंट रहें, रिप्रेजेंट रहें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एवरी रियल नंबर is an irrational number। तो बताइए क्या सारे बिगर के अंदर, मतलब अब देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो रेशनल भी हैं और इरेशनल, दोनों का एडिशन। तो क्या जो इसके अंदर रेशनल नंबर होंगे क्या वो इरेशनल के अंदर आ जाएंगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रेशनल और इरेशनल के बीच में कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं है, सारा डिफरेंस ही है कि कोई रेशनल है तो वो इरेशनल बिल्कुल नहीं होगा, और अगर कोई इरेशनल है तो वो रेशनल नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होंगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर कैसे नंबर्स भी आते हैं? रेशनल। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये भी स्टेटमेंट कैसी होगी है? फॉल्स। क्यों होगी है? क्योंकि 2 इज एग्जाम्पल के रूप में लिख रही हूँ, 2 इज अ रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है, 2 एक रियल नंबर है लेकिन वो इरेशनल नंबर नहीं है, वो नो नहीं है, नंबर है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया नंबर। ठीक है, तो स्टेटमेंट तीनों समझ में आ गई। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि क्या जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी मतलब इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो उनको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वह कह रहा है कि क्या कोई ऐसा नंबर है कि जिसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो रेशनल नंबर हो? ऐसा पॉसिबल है? तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव irrational आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल, या फिर इंटीजर इरेशनल्स, बात वही है। ठीक है, पॉजिटिव जो इरेशनल नंबर्स हैं, या इंटीजर्स भी लिखिए। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर्स भी लिखते हैं हम, इंटीजर्स। अब ठीक है, देखो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मैंने आपको बताया था z पॉजिटिव z नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या उनका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो क्या वो सारे इरेशनल होंगे? वो ये पूछ रहा है। अगर है तो इसका जस्टिफाई कीजिए। और फिर उसने आगे क्वेश्चन में दिया है अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप ये कहना चाहते हो कि पॉजिटिव जितने भी इंटीजर्स हैं सबका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता, तो उसका एग्जांपल दीजिए, उसको जस्टिफाई कीजिए। तो आप देखिए क्या सबका स्क्वायर रूट है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में मैं दूँ, 4 है। ठीक है, 4 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हम पॉजिटिव इंटीजर कौन सा लेते हैं? 4। लेकिन 4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा?
2, सब जानते हो। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो 2 का हो गया। 2 क्या है हमारा? इरेशनल नंबर। कैसा है? इरेशनल या फिर रेशनल? रेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल कौन से होते हैं? जो रूट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और पी अपन क्यू की फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे तो रिप्रेजेंट करते हैं, इसको तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी अपन क्यू की फॉर्म में। तो ये नंबर कौन सा है? रेशनल। तो हम जस्टिफाई कर चुके हैं कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो रेशनल भी आता है, ठीक है। तो जस्टिफाई करने के लिए आप इसका आंसर क्या लिखोगे? नो। पहले पूरा क्वेश्चंस आगे लिख लेना, मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में ही लिखा है, कंप्लीट नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं कोई, अभी तो ये छोटे हैं, आगे आगे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, तो क्या मैं सबको लिखूंगी? तो ऐसे तो मेरा पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में सिर्फ आपको क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो होगा। नो कैसे होगा? तो मैंने बता दिया है। अगर हम लेते हैं लेट पॉजिटिव इंटीजर बी 4, अगर मैंने पॉजिटिव इंटीजर 4 लिया है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज कितना होगा? 2, सब जानते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 4 की पावर 1/2। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 एंड इनटू में 1/2। और आपको पता है इनके बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई, इससे ये कट जाएगा 2 की पावर 1 और इसका मतलब कि 2। समझ में आ गया? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। अब आप क्या कहोगे? 2 इज रेशनल नंबर, या तो लिख दो 2 इज रेशनल नंबर, या लिख दो 2 इज नॉट इरेशनल नंबर, या तो लिख दो 2 इरेशनल नंबर नहीं है, या ये लिख दो 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। जस्टिफाई हो गया आपका कि अब आप इस बात से देखकर कह सकते हो कि सबका स्क्वायर रूट, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सबका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका स्क्वायर रूट क्या होता है? रेशनल, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पे क्या है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, मोस्टली यही है जो आपका एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम में मोस्टली आपसे ये डिफरेंस नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 8th में आता है। 8th के बाद 9th में आपको ये जो डिफरेंस रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स ये निकालने के लिए नहीं कहता है, वो सिर्फ ये पूछता है कोई भी नंबर देगा उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वही मेन टॉपिक है। तो मैं आपको एक बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगी, फिर आप खुद करोगे, ठीक है। तो थर्ड लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है कि रूट 5 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो रूट 5 को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले लॉन्ग मेथड में बताऊंगी कि लॉन्ग में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो इसकी पूरी स्टेटमेंट्स होती हैं, इसको प्रूफ करने में कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ क्या है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स पता होने चाहिए। 1 बाय 1 स्टेप्स को करते जाइए, बहुत इजीली वे से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो रूट 5 को मैं डायरेक्टली भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको पहले लॉन्ग मेथड बताऊँगी कि आप डिटेल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम कैसे करा गया था, तो सबसे पहले रूट 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। रूट 2 को कैसे लेंगे? सबसे पहले एक स्क्वायर लेंगे, और वो स्क्वायर कैसा होगा? जिसकी जो भी लेंथ है वो कितने की होगी? 1 की होगी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम इसकी डायगोनल की बात करें तो डायगोनल का फॉर्मूला आप सब जानते हो कि एक साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर और उन सब का स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो गया? रूट 2। तो इसकी डायगोनल कितने आ जाएगी? रूट में
2। इतना सब जानते हो, सबने पढ़ा है कि अगर चारों साइड इक्वल उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। वो हमने लेट करी है कि वो जो हमने साइड ली है वो 1 सेंटीमीटर की ली है, ठीक है। अगर हम इसका डायगोनल की बात करें तो डायगोनल का फॉर्मूला आप सबको पता है कि अगर एक स्क्वायर हो तो हम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे और उस सबका क्या कर देंगे, रूट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है डायगोनल निकालने का, ठीक है। तो मैंने डायगोनल निकाल दिया है। अब डायगोनल निकाल के हमें पता पड़ गया कितना है, डायगोनल रूट 2 है। अब इसी रूट 2 को हमें बस स्टेप बाय स्टेप में लिखना होता है, ठीक है, कि ये रूट 2 आया कैसे है, कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप में मेज़र करेंगे, राइट कैसे करेंगे। अब देखो क्या करोगे आप, पहले लिखो स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखोगे, पहले लिखोगे मेक ए स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले आप 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर मेज़र करोगे, ठीक है। उसके बाद अब ये 1 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है, अब आप इस नंबर लाइन पे लीजिए, यहाँ लिख दीजिए ऑन द नंबर लाइन। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं आपको नीचे स्टेप्स लिखती हूँ, नंबर लाइन ऊपर बना के दिखाती हूँ, ठीक है, कि नंबर लाइन कैसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि फिर यहाँ से गड़बड़ होती रहेगी स्टेप में। तो ये हो गया 0, या इस पॉइंट का हम ओ बी नाम लिखते हैं। इसको हो गया 1, इसको हो गया 2, इधर साइड क्या होता है -1 -2, इस तरह से ये नंबर लाइन चलती रहेगी। इन एरो का मतलब क्या है कि ये लाइन है, कहीं तक भी जा सकते हैं, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो इनके बीच में हमने डिस्टेंस कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर। अब इनका हम नाम लिख देते हैं, ये ओ है, इसको हम लिख दें ये बी ए है, इधर लिख देते हैं ये हमारा बी हो गया, इधर लिख देते हैं ये सी पॉइंट हो गया। अब समझ में आ गया, ये हो गया हमारा स्क्वायर। अब ये 1 सेंटीमीटर है, जब एक स्क्वायर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डायगोनल फाइंड करनी है। फाइंड द डायगोनल, स्टेप सेकंड, ठीक है। अब हम निकालेंगे डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं, डायगोनल। अब डायगोनल का नाम क्या है, ओ बी, ठीक है, ओ बी। अब हमें ओ बी निकालने हैं। ओ बी का फॉर्मूला क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर और उन सब का क्या होगा, रूट। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 = रूट में 2। अब हमें पता पड़ गया ये कितना निकल गई है, रूट 2 निकल गई। समझ में आ गया। अब देखो इसी तरह से ये निकल गई। अब ये आपने क्या निकाली है, रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। समझ में आ गया रूट 2 कैसे रिप्रेजेंट करिए आप सब ने। अब हम इसी से आगे करते हैं अब रूट 3। अब रूट 3 को क्या करेंगे, अब ये हो गया रूट 2। अब आप क्या करोगे, हमने ये स्क्वायर किस लिए बनाया था, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसके बाद जो इधर का पोर्शन है हमारा, इसका कोई वर्क नहीं है। अब आप इसे रफ कर दो, ठीक है। अब ये हो गया रूट 2। अब हम रूट 3 करेंगे। रूट 3 कैसे करेंगे, तुम्हें जितनी भी लाइन मेज़र करनी है, मतलब जो अपने आप लेट करोगे सारी की सारी वो 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब आप फिर दोबारा से बी से एक पॉइंट लोगे, कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर। अब इसका पॉइंट हमने क्या लिख दिया, सी, ठीक है। अब जो निकल के ये लाइन आएगी, ये जो लाइन निकल के आएगी ये कितने की आएगी, वो मेज़र करते हैं। अब हम कैसे करेंगे, रूट 3 का। अब देखो ये रूट 2 की तो क्या होगी, डायगोनल। अब हम कहें कि रूट 2 कैसा पॉइंट है, मतलब नंबर लाइन पर कहाँ पर है, उस पॉइंट का नाम क्या है, वो पॉइंट कहाँ है नंबर लाइन पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 3 कैसे करेंगे कि हम ओ को क्या मानेंगे, O as a सेंटर, ठीक है। O को क्या मानेंगे, सेंटर। एंड OB is रेडियस। O as a center, OB is a radius and
ड्रॉ एन आर्क ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हमने ओ को सेंटर माना है, ओ भी क्या है, रेडियस है, और हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे किस पर, नंबर लाइन पर। अब देखो हमने ओ एज अ सेंटर, ओ बी इज अ रेडियस, इस तरह से हम डॉटेड लाइन में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो नंबर लाइन पर है, यही क्या है, रूट में 2। समझ में आ गया। नंबर लाइन पर देखो अभी हमने √2, ये क्या है, ये तो हमारी डायगोनल है। हमने क्या करा है, हमें क्या बताना है, नंबर लाइन पर √2 को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो √2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ओ एज अ सेंटर, ओ बी एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑन द नंबर लाइन। और जहाँ पर ये नंबर लाइन पर मीट करेगी, ये पॉइंट क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये होगी √2 की। अब इसी से आगे जो स्टेप हम रखेंगे वो किसके लिए रखेंगे, ओ सी के लिए। अब हम ओ सी निकालेंगे, स्टेप 4। अब हमें ओ सी निकालना है। अब ओ सी कैसे निकालेंगे, तो वही डायगोनल वाला फॉर्मूला। ये जो एंगल बनते हैं, ये एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। और 90 डिग्री में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। अब देखो हम निकालेंगे ओ सी। तो ओ सी बराबर क्या होगा, रूट में ओ बी का स्क्वायर प्लस बी और सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ओ बी कितनी थी, रूट में 2, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का 1, ये कितनी होगी, √3। तो आपने निकाल ली ओ सी कितनी होगी, रूट में 3। ठीक है, अब फिर वही करेंगे, ओ एज अ सेंटर, ओ सी एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या होगा, पॉइंट रूट में 3। ठीक है, फिर स्टेप 5 लिखेंगे, O as a center and OC is a radius. Draw an arc on the number line. ठीक है, ड्रॉ एन लाइन, नंबर लाइन, उस पॉइंट का कुछ नाम भी रख देते हैं। ठीक है, पॉइंट, ऑन द पॉइंट क्यू। ठीक है, क्यू मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसका पी लिख लेते हैं, इसका क्यू हो गया। ठीक है, इस पर भी लिख देना ऑन द पॉइंट पी। ठीक है, और ये पॉइंट क्यू पर हो गया, तो इस पॉइंट का नाम क्यू, ये हो गया 3। देखो अब मैंने आपको √3 रिप्रेजेंट करके दिखाया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, √4। तो पहले आप स्टेप्स नोट कर लिए होंगे, इससे आगे मैं बताऊंगी स्टेप नंबर कौन सा चलेगा, वो हमारा 6 चलेगा। ठीक है, तो 6 में फिर वही निकालेंगे। आपके क्या निकालेंगे हम, आपके फिर एक पॉइंट करेंगे। तो मैं चैप्टर का नाम रफ कर देती हूँ, क्योंकि फिर हमारा जो डायग्राम है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या होगी हमारी, रूट में 3। अब इसके आगे फिर हम 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। वन सेंटीमीटर। फिर इस पॉइंट का क्या नाम रख देते हैं, इसका सी था, ये रख देते हैं हम डी। अब ये वाला निकालेंगे, ये जो लाइन है ये कितने की होगी। ठीक है, अब स्टेप नंबर कौन सा चलेगा, 6। तो मैं स्टार्टिंग के स्टेप्स रफ कर देती हूँ। स्टेप नंबर 6। अब देखो 6 स्टेप में क्या करना है, अब क्या हम क्या निकालेंगे, ओडी, डायगोनल OD। देखो मैं सारा नहीं बता रही हूँ। अब मैं ये कहूँ कि ये भी 90 डिग्री का एंगल है हर बार, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी एंगल्स हम बनाते हैं सारे के सारे वो 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल बनेंगे जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो डायगोनल OD निकालना है। तो OD की बराबर क्या होगा, अंडर रूट में OC का स्क्वायर प्लस C और
डी का स्क्वायर, सी और डी का स्क्वायर। ओ सी का मतलब √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू √4। तो इसका मतलब हम इसको कहेंगे ये √4 है या फिर ये 2 है, क्योंकि √4 बराबर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये हमने ओ डी निकाल लिया। फिर वही करेंगे स्टेप 7। स्टेप 7 में क्या होगा, ओ एज ए सेंटर एंड OD as a radius, OD as a radius, draw an arc on the number line at the point आपके क्या लिख सकते हैं, P Q आपके लिख लेते हैं हम R का। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पर जाकर मीट करेगी, 2 पर, तो हम 2 पर ही इसको मीट करेंगे। ठीक है, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, R। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट 2 स्टेप्स और आएंगे जिसमें हमारा √5 कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन था। अब देखो इन स्टेप से आपको एक चीज़ समझ में आ गई, √2 आए तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, √3 आए तब भी, √4 आए, √5 आए, मैंने 5 तक आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम स्टेप 8 स्टेप में क्या करना है, अब फाइंड करेंगे। तो वी मेजर डायगोनल, कौन सी डायगोनल, तो पहले उसको राइट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये फिर से 1 सेंटीमीटर, फिर इसका ये हो जाएगा, इस पॉइंट का हमने नाम ई रख दिया है। अब करेंगे हम डायगोनल ओ ई निकालेंगे, तो ई बराबर क्या होगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस डी और ई का स्क्वायर। ओ डी कितनी है, √4, तो √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब ये कितनी होगी, √5। समझ में आ गया, जो हमसे पूछी थी क्वेश्चन में वो अब जाके निकली है, ये निकल गई √5। ठीक है, अब स्टेप 9 फिर वही करेंगे सेम, O एज ए सेंटर एंड OE as a radius, draw an arc on the number line। अगर किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम हो तो मैं बोल रही हूँ, इतने छोटे बच्चे नहीं हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो एज अ सेंटर, OE एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑन द नंबर लाइन एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर, पहले मेज़र कर लेते हैं। अब इस पॉइंट से हम इस एक और कर लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, 3 है, 1 है, 2 है और ये 3। तो यहाँ से फिर से वो मेज़र करेंगे और हम कंपास की हेल्प से यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, √5। PQR इस पॉइंट का मान लो S। ठीक है, एट द पॉइंट S। समझ में आ गया, आई होप्स। आप देखो कुछ भी नहीं है पॉइंट्स में, सिर्फ इसकी थ्योरेटिकल होता है, इसका सिर्फ रट्टाफिकेशन की तरह मान लो, क्योंकि अगर कोई नहीं अपनी लैंग्वेज में खुद नहीं लिख पाते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ लिखवाया तो तुम उसी को रट्टा मारो। अपनी लैंग्वेज में सिर्फ क्या बताना होता है, जिस तरह से आप डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हो उसी तरह से बस उसे एक्सप्लेन करना होता है, उसे लिखना होता है, उसको राइट करना होता है। बस धीरे धीरे करते जाओ, एक एक स्टेप से खुद देखो। मोस्टली जो होता है यही चलता है, जो एग्ज़ाम्स में अगर पूछता है आपसे √5 या √7 आपसे पूछता है तो आपको इसी तरह से रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, सेकंड वे भी ये भी है, जिसको मैं आपको सिर्फ एक ही उसमें बता देती हूँ कैसे होता है। जैसे ये 0 है, ये 1 है,
ये 2 है। अगर आपसे पूछता है तो आप ये कर सकते हो, स्टार्टिंग में जो मैंने 1 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी है आप इसको 2 सेंटीमीटर की ले सकते हो। आप ये कह सकते हो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर। आप ये कर सकते हो। जब आप 2 सेंटीमीटर की लोगे, ये भी हमने 2 सेंटीमीटर की ली, तो आपकी 1 लाइन में ही √5 निकल जाएगा। कैसे? √2 का स्क्वायर करोगे, फिर 2 का स्क्वायर करोगे, नहीं इसमें तो आएगा ही नहीं, सॉरी इससे नहीं हो पाएगा, 1 लेना पड़ेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो वो स्क्वायर ही नहीं रहेगा। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ 0 है, ये 2 सेंटीमीटर की लो और इसे 1 की लो, तो फिर हमारा स्क्वायर नहीं वो रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो मेथड ये इसी से निकालना यही ठीक है, क्योंकि जितना लॉन्ग मेथड होगा उतना ही आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो आप देखो जो 4th क्वेश्चन है वो आपकी क्लास एक्सरसाइज दी हुई है, मतलब आपको क्लास के अंदर कुछ एक्टिविटी दी गई है कि आप इसी तरह से अगर रूट को निकालते गए n टाइम्स तक, √1, √2 ऐसे √3, √4 इस तरह से अगर आप रूट निकालते जाओ, √n तक निकालो या फिर √n-1 तक निकालोगे। फिर वो क्या कह रहा है, टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पायरल इन द फॉलोइंग फैशन। वो ये कह रहा है कि एक लार्ज शीट लीजिए और उस पर इस तरह से स्पायरल करते जाइए, मतलब √2 की अलग, फिर √3, √4 इस तरह से आपको बनाना है सिर्फ एक्टिविटी के रूप में। स्टार्ट विद द 0 आपको दिया हुआ है, उसने दे रखा है, देखो P1 P2 इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। अपनी बुक में देखिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट P1 P2 परपेंडिकुलर उसने दी हुई है। फिर वो ये कह रहा है इसी तरह से अगर आप ड्रॉ करते रहोगे तो इससे लगातार इसको अगर बनाते रहोगे, मतलब √2 का अलग, फिर √3, √4, √5 ऐसे डिफरेंट पेज पर, मतलब कलर करके शीट्स पर आप कट करके कैसे भी आप बनाओगे अगर इसे, और उनको अगर ज्वाइन करते जाओगे कि √2 अलग बनाया था, √2 ज्वाइन करा, फिर √3, √4, मानो जैसे ये रेड कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, इस तरह से आप बनाते जाओगे अगर डिफरेंट, तो आप क्या देखोगे कि एक बहुत ब्यूटीफुल सा स्पाइरल बन जाएगा। अब खुद ही देखो, इस तरह से अगर ड्रॉ करते जाओगे तो कुछ ना कुछ अलग टाइप का मिलेगा ना आपको डिफरेंट कलर्स में। तो ये कह रहा है इस तरह से अगर आप रिप्रेजेंट करते जाओगे तो वो एक ब्यूटीफुल स्पाइरल आपको मिलेगा। ये क्लास एक्टिविटी है, इसको आप क्लास में कर सकते हो, इसके ऊपर कोई उसने क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको 1.2 एक्सरसाइज सबको समझ में आई होगी। 1.3 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको 2 क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ कि आपको √7 रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ द √7 ऑन द नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, और √3 मुझे 2 क्वेश्चंस आपको करके दिखाने हैं। ठीक है, थैंक यू।